हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रियोशन नर्सिंग क्लासेस। आप सबका स्वागत है क्रियोशन नर्सिंग क्लासेस में। और आप सबको जैसा सब पता है, रेगुलर हमारी क्लासेस चल रही है जिसके अंदर हम आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, सीसीआरयूएम, एसवीआईएमएस अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डेली बेसिस के ऊपर एग्जाम्स से रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो हमारी क्लास है 162 नंबर क्लास है, जिसके अंदर हम कंप्लीटली अलग अलग एमसीक्यूज अलग अलग टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो चलिए आप सबका मैं स्वागत करता हूं आज की क्लास के अंदर। और सबको बता दूं कि जो जो बच्चे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए हम लेके आए हैं एमसीक्यू लाइव और रिकॉर्डेड बैच, जिसके अंदर आपको मिलेगी डेली लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। इसके साथ साथ में आपको अलग अलग चीजें मिलेगी, जैसे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन, और साथ साथ में एग्जाम में कैसे फोकस्ड होके आपको आंसर लिखना है, किस तरीके से वहां पे प्रॉपर पैटर्न फॉलो करना है। ओके, तो ये सब गाइडेंस आपको मिलेगी यहाँ पे। और इसकी जो प्राइस रहेगी इस कोर्स की, ये रहेगी ओनली 4999 और इसकी वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ की। अपार्ट फ्रॉम इट, जो जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर हमने तो ऑलरेडी तैयारी शुरू कर ली है और हम चाहते हैं कि सिर्फ हमें प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए बच्चों लेके हम टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको मिलेंगे 25 मॉडल पेपर और साथ साथ में आपको मिलेंगे 10 आरआरबी के ओल्ड मॉडल पेपर। ठीक है, आरआरबी के ओल्ड पेपर मिलेंगे, जहां पे आपको जिसके हेल्प से आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और ये जो पैटर्न रहेगा हिंदी और इंग्लिश यानी दोनों में रहेगा, उसकी प्राइस रहेगी ओनली 599। ओके, तो जो जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फटाफट से बच्चों तैयारी है शुरू कर ली है तो अच्छी बात है, नहीं शुरू की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके पास टाइम है, बट तैयारी अब शुरू कीजिए, ज्यादा और वेट मत कीजिए। चलिए, तो इसी के साथ में हम भी अपना क्लास शुरू करते हैं, हम भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसी के साथ में सबसे पहला सवाल ये रहा आपके सामने। बहुत ही बार कॉमनली जब आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं और वहां पे एक पेशेंट आता है आपके पास में कि सिस्टर, या फिर आपको कहते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर, या फिर सर आपको कहेंगे, जो भी जिस भी नाम से आपको बुलाते हैं, ठीक है, और वो आपसे कहते हैं कि मुझे तो घर जाना है, या फिर डॉक्टर से कहते हैं कि मुझे घर जाना है। ओके, तो वहां पे पेशेंट या फिर रिलेटिव डिसाइड करते हैं कि मुझे घर जाना है, और डॉक्टर कहता है कि नहीं, हम आपको अलाउ नहीं करते, फिर भी वो जा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे बच्चों सवाल पूछा जा रहा है, इफ ए पेशेंट और रिलेटिव डिसाइड टू लीव द हॉस्पिटल अगेंस्ट एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, ओके, ही और शी हैज टू साइन फॉर्म बिफोर डिस्चार्ज। तो उस टाइम पे यहाँ पे अगर बात करें तो बिना डॉक्टर की परमिशन के, बिना डॉक्टर की एडवाइस के कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर जाता है या डिस्चार्ज हो जाता है, तो डिस्चार्ज के टाइम पे उसको एक फॉर्म फिल करवाया जाता है, वहां पे उसको साइन करवाए जाते हैं। तो वो फॉर्म कौन सा होता है? तो आपके सामने ऑप्शन ए MLC, NMLC, लामा और एब्सकॉन फॉर्म। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके के फॉर्म होते हैं। जब कोई केस, अगर हम बात करें रेप का आता है, या फिर बात करें मर्डर का या क्रिमिनल केस आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेडिको लीगल केस। क्या कहेंगे उसको? हम मेडिको लीगल केस कहेंगे। ओके, तो उस टाइम पे आपको इमीडिएटली क्या करना है? पुलिस को इन्फॉर्म करना है। ओके, इसके अलावा हम बात करें, एक होता है नॉन मेडिको लीगल केस फॉर्म, ओके, जो मेडिको लीगल से रिलेटेड नहीं होता है। इसके बाद में होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो क्या है, वो होता है लामा। क्या होता है? लामा। जो इसका करेक्ट आंसर है, क्या होता है? लामा मतलब लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, यानी कि डॉक्टर की एडवाइस के अगेंस्ट में जाके हॉस्पिटल छोड़ना, ओके, या फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाना, उसको हम क्या कहेंगे? लामा। ओके, चलिए, क्लियर है? तो लामा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। अगर वही पेशेंट क्या हो जाता है, कभी कभी बिना हॉस्पिटल में किसी को बताए वहां से गायब हो जाता है, वहां से भाग जाता है, तो उसको हम कहते हैं एब्सकॉन्ड हो जाना। क्या हो जाना? एब्सकॉन्ड। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? यहाँ पे पूछा गया है कि डॉक्टर की एडवाइस के पे ना पेशेंट हॉस्पिटल छोड़ के जाता है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज या छुट्टी चाहता है, उसको लामा फॉर्म फिल करवाया जाता है। चलिए, क्लियर है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल रिसर्च का एक सवाल है बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है। द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप अमंग रिसर्च वेरिएबल्स। जो रिसर्च वेरिएबल्स होती है, जो अलग रिसर्च वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच की जो स्ट्रेंथ होती है रिलेशनशिप की, ओके, उसको कैलकुलेट करने के लिए सैंपल, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए
सैंपल साइज फॉर क्वांटिटेटिव स्टडी इज बेस्ड ऑन। तो वो जो स्टडी, अगर हम बात करें जो स्टडी आप कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे जो अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, उसको चेक करने के लिए या उसको असेस करने के लिए आप कौन सी टाइप की टेक्निक आप यूज करते हैं, किस बेसिस के ऊपर वो आप फॉर्म करेंगे। तो ऑप्शन ए पावर एनालिसिस, ऑप्शन बी सब ग्रुप एनालिसिस, ऑप्शन सी होमोजेनिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड ऑप्शन डी इज एट्रीशन प्रॉब्लम्स। तो यहां पे अगर हम बात करें, जब आपको स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप आपको जब असेस करनी हो, जब जो अलग अलग रिसर्च के वेरिएबल्स है उनके बीच में जब आपको सैंपल साइज कलेक्ट करनी हो फॉर द किस चीज की, जब आपको क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हो। ओके, क्वांटिटेटिव स्टडी में जो भी आप रिसर्च वेरिएबल्स जब आप कलेक्ट करते हो उनके बीच स्ट्रेंथ चेक करने के लिए आप यूज करते हैं पावर एनालिसिस। क्या यूज करते हैं आप? यूज करते हैं पावर एनालिसिस इज द करेक्ट आंसर, ताकि आप स्ट्रेंथ आप पता कर सके, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पेशेंट हु डिसाइड्स टू लीव द हॉस्पिटल अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ओके, चलिए तो यहां पे बच्चों सवाल जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक मरीज जो बिना डॉक्टर की परमिशन के हॉस्पिटल से छोड़ के जाता है, हॉस्पिटल छोड़ के जाता है, तो उससे हम लामा यानी कि लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस ये फॉर्म उससे फिल करवाते हैं, उससे साइन करवाते हैं। तो ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को भरवाने का पर्पस क्या है, वो फॉर्म क्यों फिल करवाते हैं? ओके, तो यहां पे ऑप्शन ए टू एथिकली इलस्ट्रेट दैट द पेशेंट हैज कंट्रोल ऑफ हिज और हर ओन केयर ट्रीटमेंट, कि ये चीज बताना कि जो पेशेंट है, जो मरीज है, वो खुद की देखभाल खुद कर सकता है, उसके हाथ में उसका नियंत्रण है। ऑप्शन बी टू इंडिकेट द पेशेंट के विशेष, कि जो रोगी की जो इच्छा है, पेशेंट की जो इच्छा है उसको इंडिकेट करना। ऑप्शन सी टू रिलीज द फिजिशियन एंड हॉस्पिटल फ्रॉम लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेशेंट हेल्थ स्टेटस, जो पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है, पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस उससे लीगली तौर पे डॉक्टर और हॉस्पिटल को बचाना। और ऑप्शन डी टू यूज द इवेंट इन द री एडमिशन, जब वो पेशेंट को वापस एडमिट करे तो उसके टाइम पे उसको उसका एविडेंस रखना। ओके, तो यहां पे अगर हम बात करें तो लामा जो फॉर्म जब आप फिल करवाते हो, जैसे अगर बात करें जब आप किसी पेशेंट की सर्जरी करवाई जाती है, किसी भी तरीके की सर्जरी होती है, तो सर्जरी करवाने से पहले एक फॉर्म फिल करवाया जाता है जो पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट के द्वारा फिल करवाया जाता है। वो फॉर्म कौन सा होता है? वो फॉर्म होता है कंसेंट फॉर्म। और वो कंसेंट फॉर्म क्यों जरूरी होता है? वो लीगली तौर पे हॉस्पिटल में अगर हम बात करें डॉक्टर्स और जो बाकी हॉस्पिटल में जो स्टाफ्स है या हॉस्पिटल के खिलाफ किसी भी तरीके की जो लीगली जो कार्रवाई होती है, क्या होती है? जो लीगल कार्रवाई है उससे बचाता। तो वैसे ही लामा जो फॉर्म होता है, यानी कि वो पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज अपनी इच्छा से हुआ है, डॉक्टर की इच्छा से नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में जो पेशेंट की हेल्थ स्टेटस है, पेशेंट की हेल्थ के बारे में उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो डॉक्टर या हॉस्पिटल की नहीं रहेगी। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ओके, भारतीय अगर बात करें भारतीय संदर्भ में अस्पतालों में UHID, ओके, इंडियन हॉस्पिटल के देखिए UHID, ओके, यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन डाटा, ये क्यों यूज किया जाता है या इस चीज को कॉमनली क्या कहते हैं? ओके, चलिए यहां पे अगर हम बात करें, चलिए मैंने ऑलरेडी इसका जवाब भी दे दिया सवाल के साथ साथ में। ओके, यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन डाटा UHID, तो हॉस्पिटल में अगर बात करें तो इसको किस लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए यूजर हेल्थ आइडेंटिफिकेशन, यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन, यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन एंड यूनिफॉर्म हेल्थ आइडेंटिफिकेशन। तो बिल्कुल सही जवाब है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन, कि एक उस पेशेंट की एक यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन बनाना। जैसे हम बात करें इंडिया में आभा कार्ड बनाया जाता है, ओके, आभा कार्ड बनाया जाता है, जो पेशेंट हॉस्पिटल में एक बार आता है तो उसका आभा कार्ड बनाया जाता है ताकि उसकी
जो भी पेशेंट की हेल्थ कंडीशंस होती है वो उसके अंदर क्या रहे, रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, आभा कार्ड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, द पीएच रेंज दैट सपोर्ट्स ऑप्टिमल ग्रोथ फॉर मोस्ट बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी एक पीएच की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कौन सा पीएच का लेवल है जो मोस्ट सुटेबल होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन है 2.5 to 3.5, 3.2 to 6.2, 4.2 to 5.2 एंड 7.2 to 7.6। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पे अगर बात, पहले आपको बता दूं पीएच, पीएच सबको पता है ना, पीएच की अगर हम बात करें तो पीएच कितना होता है 7। 7 का मतलब क्या है, वो न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल। अगर हम यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएंगे मतलब 1 की साइड में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एसिडिक। और अगर हम यहाँ पे की साइड जाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्केलाइन। ओके, क्या हो जाएगा, एल्केलाइन। तो यहाँ पे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट ऑप्टिमल कौन सा रहता है, 2.5 से लेके 3.5 नहीं, वो सबसे ज्यादा उसके लिए डेंजरस है। जितना एसिडिक की साइड जाएगा उतना ही ज्यादा उस बैक्टीरिया के लिए सर्वाइव रहना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो बेस्ट उसके लिए जो पीएच रहती, जो ऑप्टिमल पीएच रहती वो रहती है 7.2 से लेके 7.6। ओके, हल्का सा क्या, एल्केलाइन। ओके, हल्का सा एल्केलाइन 7.2 से लेके 7.6 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर स्पेसिफिक टू ऑर्थोपेडिक नर्सिंग दैट शुड बी मॉनिटर्ड रेगुलरली। ऑर्थोपेडिक नर्सिंग यानी अस्थि रोग नर्सिंग से संबंधित एक प्रमुख प्रदर्शन संकेतक यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है जिसकी नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए, वह कौन सी है। तो ऑप्शन ए, पेशेंट जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरऑल हॉस्पिटल मोर्टेलिटी, फंक्शनल इंप्रूवमेंट फ्रॉम एडमिशन टू डिस्चार्ज एंड नंबर ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर बात करें तो किस पे रिलेटेड बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट यानी ऑर्थोपेडिक नर्सिंग से रिलेटेड बात हो रही है। तो यहाँ पे सबसे एक अच्छा जो अगर बात करें इंडिकेटर क्या है जिसकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सके पेशेंट के बारे में, तो यहाँ पे पेशेंट जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरऑल हॉस्पिटल मोर्टेलिटी, फंक्शनल इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, जी हाँ, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, फंक्शनल इंप्रूवमेंट फ्रॉम एडमिशन टू डिस्चार्ज, कि जो पर्सन जब एडमिट हुआ था, पेशेंट जब भर्ती हुआ था और डिस्चार्ज होने तक, इस दौरान उसके अंदर जो फंक्शनल मूवमेंट है या उसके अंदर जो मूवमेंट है उसमें कितना इंप्रूवमेंट आया है। ओके, उसके अगर बात करें फंक्शनल मूवमेंट में कितना इंप्रूवमेंट आया है, वही आपकी अगर बात करें एकदम तरीके से बता सकता है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है उस ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक नर्सिंग डिपार्टमेंट का। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, which of the following can inhibit the formation of myometrial gap junction। निम्न में से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो मायोमेट्रियम यानी कि गर्भाशय की जो मांसपेशी है उसमें जो गैप जंक्शन के निर्माण को रोक सकता है। तो ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ऑप्शन सी ईस्ट्रोजन एंड ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा ऐसा हार्मोन है जो मायोमेट्रियम ओके कि गैप को क्या करता है, बनने से कम करता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑक्सीटोसिन नहीं होगा। ओके, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, हेल्प करता है डिलीवरी में। यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या आंसर रहेगा, राइट आंसर विल बी द प्रोजेस्टेरॉन। ओके, प्रोजेस्टेरॉन है जो इसका सही जवाब, जो गैप को क्या करता है, फॉर्मेशन होने में क्या करता है, रोकता है गैप फॉर्मेशन होने में। चलिए, प्रोजेस्टेरॉन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसके बारे में मैंने पिछली क्लास के अंदर बात की थी, तो जिन जिन बच्चों ने पिछली क्लास अटेंड की थी उनको पता होगा इसका जवाब, कि जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है वो कब लॉन्च किया गया था, विथ ए गोल टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर ऑल। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए 1972, 1982, 1992, 1962 बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने क्लास अटेंड की उनको इसका जवाब पता है, या जिन्होंने पढ़ा भी उनको भी इसका जवाब पता है। क्या जवाब आंसर है, 1982। क्या आंसर है, 1982 इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं आपसे इसके साथ साथ में पूछूं कि नेशनल अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ एक्ट, मेंटल हेल्थ एक्ट
ये कब पास हुआ था? तो ये पास हुआ था 2017। कब? 2017 में। अगर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम पूछा जाए तो 1982 लिखना है, मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में पूछा जाए तो 2017 का आंसर लिखना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1982 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए मदर प्रीवियसली डिलीवर्ड ए चाइल्ड विथ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एक मदर जिसने पिछली डिलीवरी में बच्चे को जन्म दिया और बच्चे में क्या था? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एनटीडी था, तो अगले बच्चे में सेकंड प्रेगनेंसी में इसको प्रिवेंट करने के लिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए द मदर शुड टेक, तो मदर को जो फॉलिक एसिड टेबलेट है वो पर डे कितनी लेनी चाहिए? ओके, पर डे उसको फॉलिक एसिड कितनी लेनी चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन ए 2 मिलीग्राम पर डे, 0.4 mg पर डे, 4 mg पर डे और 0.6 mg पर डे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक मदर, ओके, जिसकी अगर बात करें फर्स्ट डिलीवरी हुई थी तो उसको क्या था? बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट था, ओके, कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी थी। तो नेक्स्ट जब सेकंड चाइल्ड हुआ तो उसमें ये सेम प्रॉब्लम नहीं हो, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए मदर को क्या दी जाती है? फॉलिक एसिड टैबलेट दी जाती है। अब वो फॉलिक एसिड टैबलेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 2.44 या 0.6। तो उसका राइट आंसर क्या है? 4 मिलीग्राम पर डे, 4 मिलीग्राम पर डे उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर टैबलेट दी जाती है, ताकि नेक्स्ट जो सेकंड चाइल्ड हो उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, Which of the following is not an indication for genetic counseling in a pregnant woman? एक प्रेग्नेंट वुमेन है, ओके, एक महिला प्रेग्नेंट वुमेन जो आई है आपके पास है, उसको काउंसलिंग के बारे में, जेनेटिक काउंसलिंग आप दे रहे हैं, तो कौन सा इंडिकेशन इसमें वो नहीं है? ऑप्शन ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ नोन जेनेटिक कंडीशंस, एक परिवार में किसी ज्ञात आनुवंशिक रोग का इतिहास होना। ऑप्शन बी कंसंग्यूनिटी, यानी रक्त संबंधियों में विवाह होना, कि आपस में जैसे नजदीक क्लोज में शादी हो जाती है उसको हम कंसंग्यूनिटी कहते हैं। ऑप्शन सी एडवांस मैटरनल एज। ऑप्शन डी रूटीन प्रेगनेंसी चेकअप विदाउट एनी कंसर्न, बिना किसी विशेष चिंता के नियमित गर्भावस्था की जांच होना। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा इंडिकेशन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेशन फॉर जेनेटिक काउंसिल, तो यहाँ पे ऑप्शन डी, जो रूटीन तौर पे प्रेगनेंसी का चेकअप किया जाता है विदाउट एनी कंसर्न, ये जेनेटिक काउंसिल से कोई किसी तरह कोई कंसर्न या इंडिकेशन इसका नहीं है। ओके, बाकी फैमिली हिस्ट्री है कि कुछ परिवार के अंदर किसी तरह कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं हुआ है, नियर में शादियां तो नहीं हो रही है, या फिर अधिक अगर बात करें एडवांस मैटरनल रेट तो नहीं है, तो ये सब चीजें किसी जेनेटिक काउंसिल से रिलेटेड है। बाकी अगर हम बात करें जो रूटीन प्रेगनेंसी चेकअप है वो इससे रिलेटेड नहीं है। क्लियर है? तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, इन प्लेसेंटा प्रीविया, ओके, इन प्लेसेंटा प्रीविया ड्यू टू रिपीटेड स्मॉल बाउट्स ऑफ हेमरेज while carrying on the expectant treatment can cause chronic placental insufficiency leads to, okay, प्लेसेंटा प्रीविया में अपेक्षित उपचार के दौरान बार बार होने वाले हल्के रक्तस्राव के कारण दीर्घकालिक अपर्याप्त हो सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है? हिंदी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, आई थिंक इंग्लिश ज्यादा इजी है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है इंट्रायूटेरिन डेथ, एस्पाइक्सिया, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन या फिर फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्लेसेंटा प्रीविया है और यहाँ पे छोटे छोटे क्या बन रहे हैं? बॉट्स बन रहे हैं हेमरेज के वाइल कैरिंग द एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेसेंटा को क्या मिल रही है? इनसफिशियंसी, प्लेसेंटा के दौरान इनसफिशियंसी हो रही है, मतलब जो सप्लाई है वो कंप्लीट नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कारण से क्या होगा? इसके कारण से इंट्रायूटेरिन डेथ होगी, एस्पाइक्सिया होगा, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन या फिर फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बीच बीच रुकावट आ रही है ब्लड का, अगर बात करें तो रिपीटेड स्मॉल बाउट्स ऑफ हेमरेज के कारण। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बीच बीच रुकावट आ रही है, तो फीटल की ग्रोथ क्या हो रही है? रेस्ट्रिक्ट हो रही है, फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होगा। ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, What is the most appropriate way to assess the effectiveness of nebulization therapy in a 4-year-old child? एक 4 साल का बच्चा है, उसको क्या किया जा रहा है? उसको किया जा रहा है नेबुलाइज किया जा रहा है। ओके,
नेबुलाइज करने के बाद में, ओके, नेबुलाइज करने के बाद में जो नेबुलाइजेशन है वो कितना इफेक्टिव हुआ है, इस चीज को किस तरीके से असेस किया जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि बच्चे से पूछना कि क्या उसको अच्छे से आराम से सांस आ रही है। अगला, तो उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन है और रेस्पिरेटरी रेट वो चेक करना। तीसरा, मेजर पीक फ्लो रीडिंग्स, जो पीक फ्लो रीडिंग्स है उसको मेजर करना। और उसके बाद है काउंट द नंबर ऑफ कप्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट के दौरान उसने कितनी बार खांसी की। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा, अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या रहेगा कि कोई पर्सन है, कोई बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, उसको आप क्या दे रहे हैं, उसको आप नेबुलाइज किया है। नेबुलाइज करने के बाद में असेसमेंट करना है कि वो कितना इफेक्टिव है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा, बच्चे से पूछना है कि उसको कैसा महसूस हो रहा है। ये राइट जवाब नहीं होगा। सबसे राइट क्वेश्चन का आंसर क्या है, मॉनिटर ऑक्सीजन सैचुरेशन, यानी कि जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है उसको क्या करना, मॉनिटर करना, साथ साथ में जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको भी असेस करना। ओके, ये सबसे बेस्ट तरीका है फॉर टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ नेबुलाइजेशन। क्लियर है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, एग्जाम्पल ऑफ एडजुवेंट एनाल्जेसिक थेरेपी फॉर पेन मैनेजमेंट, दर्द के प्रबंधन के लिए सहायक दर्दनाशक चिकित्सा का एक उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, ऑप्शन बी पार्शियल एगोनिस्ट, ऑप्शन सी नॉन सैलिसिलेट एंड ऑप्शन डी गाबा रिसेप्टर एगोनिस्ट। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दर्द के मैनेजमेंट के लिए, यानी कि पेन के मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव जो थेरेपी होती है उसका उदाहरण कौन सा है, जी हाँ, उसका नाम है गाबा रिसेप्टर एगोनिस्ट। ओके, ऑप्शन डी गाबा रिसेप्टर एगोनिस्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, ओके, गाबा, यहाँ पे गामा ओके, गाबा रिसेप्टर एगोनिस्ट, गामा एमिनोब्यूरेटिक एसिड इज द करेक्ट आंसर, यानी कि गाबा रिसेप्टर है जो एक तरीके से एडजवेंट एनाल्जेसिक थेरेपी है जो पेन मैनेजमेंट के लिए यूज की जाती है। ओके, चलिए अगला सवाल, विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें, ओके, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसको ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है। तो ऑप्शन ए मेजेंट्रिक आर्टरी, ऑप्शन बी रेक्टल आर्टरी, ऑप्शन सी स्प्लेनिक एंड ऑप्शन डी इज सीलिक आर्टरी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सी ऐसी आर्टरी है जो लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करती है, तो चारों में से कौन सा सही जवाब है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो कहीं ना कहीं तो आपको नाम से भी पता लग गया होगा कि जैसे रेक्टल है तो ये तो नहीं होगी, ओके, सीलिक भी नहीं होगी। यहाँ पे मेजेंट्रिक या फ्लेनिक, यहाँ पे अगर बात करें ये दोनों नाम है। ओके, यहाँ पे अगर बात करें द राइट आंसर विल बी द मेजेंट्रिक। ओके, मेजेंट्रिक आर्टरी होती है जो लार्ज इंटेस्टाइन, जी हाँ, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ओके, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसको क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। क्लियर है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसको ब्लड सप्लाई कौन करती है, जो मेजेंट्रिक आर्टरी होती है। ओके, ये है लार्ज इंटेस्टाइन और अंदर की साइड में क्या होती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो जो यहाँ पे अटैच्ड होती है, तो यहाँ पे इसको सप्लाई कौन करता है, मेजेंट्रिक धमनी होती है जो इसको ब्लड सप्लाई करती है। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो बच्चों ये कुछ सवाल थे अलग अलग एमसीक्यूज से जो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे एमसीक्यूज और आरआरबी एग्जाम में। इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस है वो आपको मिल सकते हैं एग्जाम के लिए। तो ऐसे ही तरीके के और क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए क्यूरेशन नर्सिंग क्लासेस साथ में। और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आरआरबी नर्सिंग कोर्स है जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और साथ साथ क्वेश्चंस, ये सारी चीजें मिलेगी और इसकी प्राइस रहेगा ओनली 499। इसके अलावा जो बच्चे सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो उनके लिए हमारे पास टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको 25 मॉडल पेपर मिलेंगे, साथ साथ में 10 आरआरबी के ओल्ड मॉडल पेपर मिले जिसकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी। ओके, तो उसकी प्राइस रहेगी ओनली 599। और इसी तरीके के और क्वेश्चंस के लिए और क्लासेस के लिए जुड़े रहिए क्यूरेशन नर्सिंग क्लासेस में। और इसी के साथ में अपनी आज की क्लास छोटी सी बट बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास है जो कंप्लीट होती है। आई होप आज की क्लास से आपको कुछ चीजें क्लियर होगी, बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।